So good afternoon everyone. Welcome to Next IS. Again we are here to discuss GS paper 2 of Aklan series. So let's start with the first question of Aklan paper 2. So जैसा कि हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था कि अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हिंदी सेगमेंट. आपको ये पता होना चाहिए कि मुहावरे हिंदी की किस तरह से आपको करने हैं, संधि समास एंड तद्भव तत्सम. सो ग्रामर जो हिंदी की है उस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए सो दैट आप इजीली 20 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 to 25 क्वेश्चन हिंदी के ही सेगमेंट से आ रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है. सो मनोकामना क्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? नहीं, क्योंकि मनोकामना को हम किस तरह लिख सकते हैं? मनः कामना. मनः कामना इज द शुद्ध वर्तनी वर्ड होगा, बट मनोकामना नहीं है. ओके, तो ये तो नहीं होगा. सत्वगुण ये भी नहीं है, क्योंकि सत्वगुण होता है लब्ध प्रतिष्ठित, तो ये ता नहीं होता है. पुनः रचना इज द करेक्ट आंसर. तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? पुनः रचना इज द करेक्ट आंसर. नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हिंदी का ही है. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सो जैसा कि हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था कि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं एंड जो तद्भव होता है वो बेसिकली वो हिंदी के शब्द होते हैं जो कि तत्सम से डिराइव करे होते हैं. राइट, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है. सो कार्य, क्या कार्य तद्भव है? प्रिय, कुहासा, भक्त. तो कार्य, प्रिय एंड जो भक्त है ये हमारे सारे के सारे तत्सम वर्ड है. ओके, तत्सम वर्ड है, नॉट तद्भव. कुहासा हमारा जो है वो तद्भव वर्ड है. तो जो कुहासा है सो वो किस शब्द से डिराइव हुआ है? कुहौड़ी से डिराइव हुआ है कुहासा. तो कुहासा विल बी द तद्भव, क्योंकि कुहासा तद्भव, इसका तत्सम तो कुहौड़ी होता है. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए. पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन हमारा था कि उच्चारण पे बेस्ड था. शा और शा का उच्चारण स्थान क्रमशः कौन से हैं? तो तालव्य, मूर्धन्य, दंत. यस, इट इज द करेक्ट आंसर. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा शब्द है? तो जो चांद है उसका चंद्र होता है तत्सम. सो मतलब ये नहीं है तत्सम. स्नेह भी नहीं है. पत्ता, हल्दी. तो इसमें से स्नेह है हमारा तत्सम वर्ड. स्नेह इज द करेक्ट. पत्ता भी नहीं है और हल्दी भी नहीं है. हल्दी का तत्सम वर्ड हमारा क्या होता है? हल्दी का तत्सम वर्ड हरिद्रा और पत्ता का पत्र होता है. पत्रा का पत्र और इसका हरिद्रा. बट स्नेह इज अ तत्सम वर्ड. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? किसको सही तरीके से पेयरिंग करी गई है? तो शुष्क तत्सम, बहादुर देशज, नहीं बहादुर विदेशज है तो ये गलत है. किलकारी देशज शब्द है. सौभाग्य तद्भव. आप इन दोनों में से आंसर करिए कौन सा सही है. तो शुष्क तत्सम इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है. कौन सा आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्षेत्रज्ञ नहीं है, पुरुष नहीं है, प्राण नहीं, दर्प. यस, सो ये जो आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दर्प नहीं है. ओके, क्षेत्रज्ञ, पुरुष एंड प्राण, जीवात्मा और जीव. जीवात्मा भी हमारा आत्मा का पर्यायवाची शब्द है. सो आत्मा का पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम शब्द नहीं है, तो दर्प नहीं है, क्योंकि दर्प मीन्स अहंकार होता है. ओके, सो दर्प नहीं है. बट क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्राण, जीवात्मा ये सारे पर्यायवाची हैं आत्मा शब्द के. अनेकार्थी शब्द अमृत का इनमें से एक अर्थ नहीं है. अमृत का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इंद्र. यस यस. शिव नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें. इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है. सो विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स. कौन सा अपोजिट वर्ड्स नहीं है? सो ये है शयन शाश्वत. ये नहीं है, क्योंकि शयन मीन्स भी सोना और इसका जागना होगा, जागृत, तो ये नहीं है.
कुसुम ब्रज ये है, तीनों है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस वन। इनमें से कृष्ण का संधि विक्षेप, अगर आप कृष्ण का संधि विक्षेप, संधि आपको पता होनी चाहिए कितने टाइप की होती है कि विसर्ग संधि, स्वर संधि, है ना। तो इस तरह से आपको संधियों का पूरा सारा पता होना चाहिए। स्वर संधि में कौन कौन सी संधियाँ आती है, जैसे गुण संधि है, दीर्घ संधि है, ये सारी स्वर संधि का एग्जाम होता है, ये सारी संधियाँ स्वर संधि के अंदर आती हैं। तो इनमें से संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा सही है, कृष्ण का, तो ये सही नहीं है, दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कृष्ण का संधि विच्छेद क्या सही है, कृष्ण प्लस ड़ा, नो, ये भी सही नहीं है, इसका आंसर डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गहरी मित्रता, सो दिस इज द करेक्ट वन। अनुरूप में कौन सा समास है, आपको सारे समास पता होने चाहिए जितने यहाँ पे मेंशन है, जैसे जो तत्पुरुष समास होता है, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। द्विगु समास में हमेशा जो पहला वर्ड है उसमें कोई गिनती आएगी, द्वि, त्रि ऐसे करके। सो अनुरूप में तो ये द्विगु समास नहीं होगा, बट आपको द्विगु पता होना चाहिए कि उसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास है, तो जैसे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, मतलब पहला वर्ड दूसरे को डिराइव करता है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जिसमें बताया जाता है बहुब्रीहि समास। तो क्या अनुरूप में बहुब्रीहि समास है, नहीं, क्योंकि अनुरूप में पहला जो पद है वो प्रधान है, तो अव्ययभाव समास विल बी करेक्ट। अव्ययभाव समास वो समास होते हैं जिसमें जो फर्स्ट पद होता है वर्ड का वो प्रधान होता है, जो सेकंड होता है वो उतना प्रधान नहीं होता। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो फर्स्ट पद है वो सेकेंडरी की तरह बिहेव करता है और जो सेकंड पद है वो हमारा मेन की तरह बिहेव करता है, तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के लिए भी, जैसे इस क्वेश्चन के लिए अनुरूप में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, लेकिन तत्पुरुष के लिए अगर कोई एग्जांपल देना, जैसे जिसके में से आता है रोग मुक्त, जैसे अगर ये शब्द अगर हम आपको दें रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, इसका जब आप विक्षेप करेंगे तो क्या आएगा, रोग से मुक्त, ठीक है, यहाँ पे से आ गया, सो से आ गया तो मतलब तत्पुरुष समास होगा। सो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर विल बी अव्ययभाव समास, जहाँ पे पहला पद प्रधान होता है। सो क्वेश्चन नंबर 11, अनुरूप में कौन सा समास, ये तो हो गया, अव्ययभाव समास होगा। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सो ये सारे जो शब्द हैं ये विकारी हैं, अविकारी नहीं है, ये सारे शब्द हैं विकारी, तो इसमें अविकारी शब्द कौन सा होगा, क्रिया विशेषण, मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं। सो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का भाग नहीं है, ठीक है, जो नहीं पूर्वी हिंदी का हो, सो बघेली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का भाग है, पूर्वी हिंदी का भाग है। तो इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बोली, एक सेकेंड, यस, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का भाग है। सो आप बताइए पूर्वी हिंदी का भाग क्या होगा, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये हमारी बिहारी हिंदी है। सो पूर्वी हिंदी विल बी अवधी। नाउ नेक्स्ट वन, बाल्टी और पादरी किस भाषा के शब्द हैं, बाल्टी और पादरी किस भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक पैसेज है हमारा हिंदी पे जिस पे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक उस पैसेज पे बेस्ड है। आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, देन आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 16 से 20 वो इसी पैसेज पे बेस्ड है, तो आपको उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। सो चलो रीड करते हैं क्वेश्चन, ये पैराग्राफ। नाउ
अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट शब्द लगते जाए आप उसको सर्कल करते जाइए, क्योंकि उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस होंगे। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्यिक मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा और मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा इस साइड है, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो जब आप इस पैराग्राफ को हिंदी का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे प्राचीन वीरता हमारी युद्ध वीरता है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, और ये बहुत ही क्लियरली उस पैराग्राफ में मेंशन है। सो नाउ युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? सो किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है, मतलब एक्सपेक्टेशन है? साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? उत्साह के अंतर्गत, वीरता, युद्ध, दान। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? सो बताइए, उत्साह के अंतर्गत, वीरता, युद्ध और दान। तो उत्साह के अंतर्गत, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन से भेद किए हैं? तो युद्धवीर, ये बहुत ही आप देखेंगे पैराग्राफ की तीसरी या चौथी लाइन में मेंशन है, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 20, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? उत्साह के आधार पर, दुर्बलता के आधार, पीड़ा और आघात के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। सो उत्साह के भेद किस उस पे करे गए हैं? ये भी उस पैराग्राफ में मेंशन है। एक सेकेंड, उत्साह के भेद, उत्साह के भेद किस आधार पर करे गए हैं? तो उत्साह के आधार पर, दुर्बलता के आधार पर, तो उत्साह के आधार, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। ठीक है। अन्वय में कौन सी संधि है? आपको संधियां, जैसे अभी हमने पहले भी बोला था, पिछले पेपर में भी संधियां आई थी, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी संधियां कितने टाइप की संधि होती है, राइट। सो अन्वय का आप संधि विक्षेप करिए। सबसे पहले संधि विक्षेप क्या होगा हमारा अन्वय का? शब्द, हमारे यहाँ पर शब्द है अन्वय, शब्द है हमारा अन्वय। इसका जब आप संधि विक्षेप करेंगे तो ये आएगा अनु प्लस है। सो ऊ के बाद जब आ आता है सो ये वा हो जाता है। ओके, तो इसमें यड़ संधि है। अधोलिखित वाक्य में कौन सही है? आपको बताना कौन सा सही और कौन सा गलत है, किसको सही तरीके से लिखा गया। तो पहला रीड करते हैं, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो ये ही नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी को भेज दो, भी नहीं होना चाहिए। चरखा काटना नहीं होता, चरखा चलाना चाहिए। एक एक कर सभी मर जाएंगे, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, जिसकी इंद्रियां वश में ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसकी इंद्रियां वश में ना हो, ये कुछ आपको शब्द है और आपको बताना है कि इसका मीनिंग ये है। तो अदीक्षित मीन्स क्या होता है? जिसको दीक्षा ना हो। अत्वरा मतलब जिसको शीघ्रता नहीं। अदाय और अदांत, अदाय मीन्स क्या होता है? जिसको अपनी पैतृक जो संपत्ति है उस वो योग्य ना हो उसको पाने का। सो अदांत इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है। अगेह का अर्थ क्या होता है? आगे आने या जाने वाला। नो, जिसके पास घर बार ना हो, दैट इज द अगेह।
आगे का मीनिंग होता है जिसके पास घर बार ना हो। ये एक शब्द है, वन वर्ड, जो इंग्लिश में हम वन वर्ड बोलते हैं। शीघ्रता का अभाव का मतलब ही अथवरा होता है। ठीक, नाउ किस क्वेश्चन तक हमने एक्सप्लेन किया? 24, 25, वेयर इज 25? हाँ, सो 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये सारे के सारे जो हिंदी के शब्द हैं वो ग्रामर के हैं, जो भी हमने हिंदी के क्वेश्चन लिए हैं वो ग्रामर से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। तो संगीत, विरह और न्याय, जो ये सारे हैं ये पुल्लिंग है, और अहिंसा जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। तो जैसा अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे हिंदी पैराग्राफ पे बेस्ड है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे इंग्लिश पैराग्राफ पे बेस्ड है। सो उस पे बेस्ड भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो पैराग्राफ हमें उसके लिए भी अच्छे से रीड करना होगा। सो आप ये देखें पैराग्राफ इंग्लिश का, एंड देन हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली। The Amazon rainforest often referred to as the lungs of the earth. This word is important in this paragraph, and is the largest tropical rainforest in the world, spanning over 5.5 million square kilometers across South America. सो आपको ये बहुत जल्दी से पैराग्राफ रीड करना है, एंड बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस। इट इज़ होम टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड इंक्लूडिंग काउंटलेस स्पीसीज ऑफ द ट्रीज, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, मेनी ऑफ विच आर फाउंड nowhere else on the earth. The rainforest plays a crucial role in regulating the global climate by absorbing large amount of CO2. CO2 ये absorb करते हैं and O2 release करते हैं, okay, producing oxygen. It also influences regional weather patterns and helps maintain the water cycle by generating moisture that contributes to rainfall both within and beyond the Amazon basin. Okay, unfortunately the Amazon is under severe threat from, किससे उसको threat है? Deforestation due to the logging, agriculture and expansion and mining activities. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। The loss of this critical habitat not only endangers the myriad species that call it home, but also has a significant implications for global climate stability. Conservation efforts are vital to preserving this ecological treasure and mitigating the impacts of the climate change. Now we will solve some questions based on this. So इस पे बेस हमें कुछ questions मिलेंगे. Let's start to solve this. So first question है हमारा, आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। Why is the Amazon rainforest often called the lungs of the earth? Lungs of the earth पहली लाइन में मेंशन था ना, तो इस पे बेस आपको ये आंसर करना है। हम इसको क्यों बोलते हैं lungs of the earth? Because it produces large quantities of carbon dioxide gas? No, क्योंकि CO2 वो लेता था and O2 रिलीज करता था, okay, because it absorbs significant amounts of the CO2 carbon dioxide gas and produces oxygen. Yes, it is correct answer. So now move on the next one. How does the Amazon rainforest affect regional weather pattern? जो हमारा रीजनल किसी भी जहाँ पर Amazon rainforest हो पाए जाते हैं वहाँ पर जो रीजनल वेदर पैटर्न्स है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है? By causing droughts? No. By generating moisture that contributes to rainfall? Yeah, it is the correct. ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन उस पैराग्राफ में मेंशन है। Okay, question number 28. What are some of the main threats to the Amazon rainforest mentioned in the passage? कौन सा threat है, हमने उसको underline करवाया था। तो natural forest fires and volcanic eruption? No. And logging, agriculture and expansion and mining? Yes, it is the correct answer. So 29 question. What are the potential consequences of the deforestation in the Amazon rainforest? सो हमारे पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में? इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी? नो. इम्प्रूव्ड ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी? नहीं. endangerment of species and disruption of climate stability? Yes, it is correct.
Now next, why are conservation efforts considered vital for the Amazon rainforest? ये भी हमारा लास्ट स्लाइड में मेंशन था. So give this answer also 30 का. Why are the conservation effort? ये हमने लास्ट पैसेज के लास्ट लाइन में सीधा सीधा मेंशन है कि vital for the Amazon rainforest. To increase logging and mining opportunity, no. To preserve biodiversity and mitigate climate change impact. Yes, it is the correct answer. So now move on the next question. ये सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चंस थे. आप बस पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था. Now question number 31. Fill in the blank with the appropriate word given below. The volcanic eruption was described as with, यहाँ पर आपको missing है, fill in the blank, with lava flows reaching unprecedented distance and causing irreversible damage to the surrounding areas. तो modest mild catalyst, no, ये this will be the correct, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है, बहुत ज़्यादा. सो ये वर्ड यहाँ पर सूट करेगा, यहाँ पे जाएगा. मॉडेस्ट भी नहीं है, माइल्ड भी नहीं है, रूटीन भी नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता होना चाहिए. रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? सो शी एक्सक्लेम्ड हाउ एक्साइटिंग दिस एडवेंचर इज. तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है. एक्सक्लेमेटरी जब भी हम किसी भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें कुछ नहीं चेंज होता, ओनली केवल आप टेंस चेंज कर दीजिए. सो हेयर इट इज मेंशन इज, तो आंसर में होना चाहिए वॉज. बीच में आप दैट और ये सब कुछ भी एड ऑन नहीं करेंगे. सो सिर्फ वॉज होना चाहिए. लेट मी चेक किस में है. शी एक्सप्लेन्ड हाउ एक्साइटिंग दैट एडवेंचर वॉज. तो फर्स्ट ए विल बी द करेक्ट आंसर. Now 33 question. Question number 33. 33 हो गया है. 34. Question number 34. Yes. Again ये क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश पे बेस्ड है, तो जनरल इंग्लिश. फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड. आपको इसमें देखना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है. सो एंटरप्रेन्योर इज द करेक्ट वन. Accommodate is the correct one. Maintenance is the correct one. Perseverance में R यहाँ पर नहीं होना चाहिए. So this is the incorrect spelling. Which of the following sentences is correctly punctuated? ये पिछली बार भी हमने एक क्वेश्चन इस पे दिया था, आपको बताना है कौन सा करेक्टली है. So help, she cried, I can swim. This is the correct. I don't often go swimming. यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है, मतलब एक डॉट and this. So this is wrong, only one. A option is the correct one. Question number 36. Question number 36 में किसकी बात करी गई है? Which of the following sentences best illustrate the idiom road hog? रोड हॉग का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप किसी और को ड्राइव ही ना करने दें, मतलब एक तरीके से कैप्चर कर ले, एक तरीके से मीन्स ज़्यादा एरिया आप ही ले रहे हैं, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करें अदर ड्राइवर्स को. सो देखते हैं यहाँ पर इसका किस में मीनिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है. सो द ड्राइवर वॉज courteous and allowed others. No, allow तो वो नहीं करेगा. During the traffic jam he remained calm and listened to music. No. She sped past other vehicles and taking up more than her share of the road and causing frustration. This is the absolutely correct for the road hog. The meaning of the road hog will be clear in this sentence. Now question number 37. Consider the following statement. An exclamation mark usually shows strong feeling. एक्सक्लेमेशन मार्क्स मीन दैट इस तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है. यस. एंड सरप्राइज, एंगर एंड जॉय. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉमर्स सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इनटू द लॉजिकल एलिमेंट्स. यस, तो ये दोनों ही करेक्ट है. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 38. हिज, यहाँ पे आपको अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट आएगा. हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द न्यू प्रोजेक्ट सरप्राइज्ड हिज कलीग्स हु एक्सपेक्टेड हिम टू बी मोर enthusiastic. So jealous, indifferent, fervent and eager. No, indifferent. Indifferent.
क्वेश्चन नंबर 39 से अब मैथ स्टार्ट होती है, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब हम कुछ क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग का है वो किस पे बेस्ड है, तो हमारा ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं है, एंड कुछ रेशियो जैसा दिख रहा है। सो हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 131 मीन्स सम गिवन है, ठीक है। आप इसको ऐसे से रिप्रेजेंट कर दीजिए, 131 सम इज गिवन। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट to the second is 5:6 and that of the second to the third is 7:9। दो रेशियो गिवन है, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड का एंड सेकेंड एंड थर्ड का। देन द सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, तो ये डायरेक्टली रेशियो का क्वेश्चन है, तो इसमें सम गिवन है एंड दो इक्वेशन होगा और वहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको चलो हिंदी में भी रीड करते हैं। और इसको हिंदी में भी रीड करते हैं, ठीक है। हिंदी में किस तरह से हम देखिए, हिंदी में तीन संख्याओं का योग 131 है। यदि पहली से दूसरी का अनुपात ये है एंड दूसरी से तीसरी का अनुपात दिस इज गिवन, सो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। सो देखें यहाँ पर, मान लीजिए तीन संख्याएं अलग अलग, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है एंड तीसरी संख्या C है, ओके। तीन संख्याएं हो गई, तीनों का जोड़ गिवन है मीन्स तीनों का योग गिवन है मीन्स तीनों का सम गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, A + B + C = 131, ठीक है। एक ही हो गया, ये क्लियर है। यहाँ से हमने लिखा है, कहीं अलग से नहीं लेके आए, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन द फर्स्ट लाइन कि तीनों संख्याओं का योग 131 है, ओके। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, तो फर्स्ट नंबर हमने A को माना है, सेकेंड नंबर हमने इस B को, C है हमारा थर्ड नंबर। तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो गिवन है मीन्स A/B गिवन है, कितना है 5/6, ठीक है। A/B दिया तो A कितना हो जाएगा, और इजी कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, A कितना हो जाएगा 5B/6 और B को आप B ही रखिए। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो देखिए, किसका रेशियो गिवन है। दूसरे कलर का पेन यूज कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड नंबर हमारा है क्या, B/C का रेशियो गिवन है 7/9, ठीक। तो यहाँ से C निकालना है इन टर्म्स ऑफ B, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा C/B = 9/7। सो यहाँ से आप C निकालिए, C हमारा कितना आ जाएगा 9B/7, ठीक। तीनों का सम A + B + C कितना है 131, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू B के टर्म में कितनी है 5B/6, B को एज इट इज लिखिए और C की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 9B/7 = 131, ठीक। अब इसको आप LCM ले लीजिए, तो 6 × 4 ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 35B + 42B + 54B = 131, ओके। जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे यू विल गेट 131B / 6 × 7 = 131, 131 कैंसिल, B विल बी 6 7 = 42। सो हमारा जो सेकेंड नंबर B हमारा क्या है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 42, मीन्स D ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सो हमारा 40 है क्या, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह संख्या युग्म समूह सेलेक्ट करें जो दूसरों से भिन्न है। मतलब इसमें कुछ पैटर्न लग रहा होगा, इसमें कुछ पैटर्न लगा के हमने 9 से 90 आया, ये हमारे यहाँ आया, बट कोई एक नंबर ऐसा है, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो उस पैटर्न को पर्टिकुलर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं 9 से 90 हमारा कैसे आया, ठीक। सो देखिए 9 से 90 किस तरह से आया, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 9 स्क्वायर + सेम नंबर, मतलब जो भी नंबर यहाँ पर है उसको स्क्वायर कर दें और उसमें वही नंबर ऐड कर दें, तो यू आर गेटिंग द सेम वन। 9 स्क्वायर विल बी द 81 + 9, तो हमारा 90 आ गया, ठीक। अब आप देखें क्या ये इसमें भी लग रहा है। सो 13 से 182, तो 13 स्क्वायर मतलब 13 एक नंबर है उसका स्क्वायर करें एंड उसमें 13 ऐड कर दें, ओके।
सो कितना आ जाता है 169 में 1 3 ऐड करेंगे तो 9 2 6 7 8 182, ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। सो डायरेक्ट डी एक बार चेक करें, 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर क्या होगा 441 प्लस 21 इसमें ऐड करो तो 2 6 एंड 462, क्या ये 462 इज मेंशन हियर? नो, हियर इज 465। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन जो है वो उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, पर्टिकुलर उस सीक्वेंस को डी ऑप्शन नहीं कर रहा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर, इसको पहले इरेज करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ठीक। सो देखें, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिए। मतलब यहाँ पर भी एक सीक्वेंस गिवन है, एक तरीके से नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन नहीं है। सो आपको बताना है कि हाँ, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन, यहाँ पर क्या होगा। ओके, सो 18 से 69 कैसे आया, पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 18 स्क्वायर 2 इंटू 18 स्क्वायर प्लस 1। सो 18 स्क्वायर कितना होता है 3 to 4 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 2 4 2 ज़ा 8 एंड 4 एंड 6 प्लस 1, तो इस तरह से 649 आ रहा है हमारा, ठीक। तो अब हम 12 में भी ऐसे ही करेंगे, 12 का स्क्वायर करो और 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर करो प्लस 1। सो 12 स्क्वायर विल बी 144 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 8 8 2 प्लस 1 मीन्स 289 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं? ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें नंबर सीरीज़ में है तो हम क्या क्या पैटर्न लगा सकते हैं, किसको डबल कर सकते हैं, किसको क्यूब कर सकते हैं, किसको स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश में। रेलगाड़ी स्टेशन X से Y तक अच्छा, एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन X से Y तक 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि आने जाने का कुल समय इतना हो तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा किस पे बेस्ड है, बेसिकली ट्रेन एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। स्पीड एंड डिस्टेंस पता होगा तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है स्पीड का वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। आप मान लीजिए x टू y, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन x टू y, ठीक है, एक स्टेशन x है और एक y है, इसके बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए z है, ठीक है। दो स्टेशन है जहाँ से यहाँ से ट्रेन इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर आएगी x टू y। तो जब वो जाती है तो 40 किलोमीटर पर आवर है एंड जब वो रिटर्न हो रही है, ये जाने का है स्पीड, एंड जब वो रिटर्न हो रही है तो 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दोनों में आने और जाने में द टोटल टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज 6 आवर्स। तो इफ उसको अगर टोटल टाइम आने और जाने का मिला करके अगर उसको 6 आवर लगता है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, मतलब उन दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आपको ये आंसर करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, एंड टाइम आपको टोटल पता है। टोटल टाइम हमारा यहाँ पर कितना है, टोटल टाइम हमारा है 6 आवर्स उसको लगते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक बार जाने में देखें तो टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम क्या होगा हमारा जाने में, तो डिस्टेंस z है डिवाइडेड बाय स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, एंड आने में भी डिस्टेंस नहीं चेंज होगी क्योंकि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं तो डिस्टेंस सेम है, ओके, बट स्पीड इज चेंजिंग तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अब बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। सो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। 6 यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, z कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसको एज इट इज 80 इंटू 40 कर दीजिए और 80 इधर आ जाएगा प्लस 40 इस साइड, करेक्ट। 6 इज इक्वल टू z एंड 120 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 40, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखें 6 इंटू 80 इंटू 40 डिवाइड बाई 120, 0 0 4 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा and 8 2 ज़ा 160। सो 160 किलोमीटर, मीटर में क्यों नहीं, क्योंकि स्पीड हमारा किलोमीटर
स्पीड हमारा किसमें किलोमीटर पर आवर, सो 160 किलोमीटर विल बी द आंसर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस। सो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 2 स्टेशनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 160 किलोमीटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यस, सो अगेन पहले हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, फिर हम इंग्लिश वाला। एक केवल विषम अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की संख्या बनानी है। ओके, आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब रिपीटेड नंबर्स हैं, रिपीटेड डिजिट्स हैं। यदि संख्या का पहला अंक 1 या 3 है, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है वो सिर्फ 2 ऑप्शन से फुलफिल की जा सकती है। एंड तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, चलिए देखिए इंग्लिश में। अब 5 डिजिट नंबर है, तो एक कोई नंबर है जो 5 डिजिट है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का, ठीक है। कोई 5 डिजिट नंबर है जहां पर फॉर्म्ड यूजिंग ओनली ऑड डिजिट्स। तो पहले मुझे बताइए ऑड डिजिट्स क्या क्या होती हैं। ऑड डिजिट्स हमारी कौन कौन सी हैं, तो होती है 1, 3, 5, 7 एंड 9। हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर, 5 ऑड डिजिट्स, जिससे आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड एंड इफ द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 1 और 3। तो या तो आप इस पे 1 रख सकते हैं या तो और आप 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। केस 1, सपोज करो आपने फर्स्ट पे 1 रख दिया, 1, 2, 3, 4, 5। इसको समझना अच्छे से कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। बेसिकली आपने फर्स्ट पे 1 रख दिया, ठीक। तो इस पे तो इसमें से 1 भी जा सकता है, 3 इस पोजीशन पर 1 रख दिया, लेकिन यहाँ तो क्योंकि डिजिट्स रिपीटेड है, आप उनको रिपीटेशंस आर अलाउड इन दिस क्वेश्चन। सो आप इस पोजीशन पे इन 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो 5 नंबर कैन बी टेकन फॉर दिस सेकेंड पोजीशन, 5 here, 5 here, 5 here। सो फर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा, 5 to the power 4, ठीक, जब आपने 1 को यहाँ पर फिक्स कर दिया। केस 2, अगेन आपने एक और कंडीशन दी है कि या तो फर्स्ट पे 3 होगा, 3 नंबर होगा, 3 को फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर भी 3 आ सकता है, यहाँ 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9। हाउ मेनी नंबर्स आर कमिंग एट द सेकेंड पोजिशन, 5। सो 5, 5, 5। सो हेयर ऑल्सो 5 to the power 4, ठीक। सो 5 to the power 4 प्लस 5 to the power 4, क्योंकि आंसर या तो ये होगा या तो ये। जब भी कभी और की बात करते हैं तो हमेशा प्लस होता है, जब भी कभी एंड आता है क्वेश्चन में तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द और। सो हम दोनों स्टेटमेंट को, दोनों केसेस को ऐड ऑन करेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 5 to the power 4 into 2, ठीक है। तो 5 to the power 4 क्या होता है हमारा, 5 into 5 into 5 into 5, 25 into 25, 625। कुछ बच्चे यही इसका आंसर लिख के आ जाते हैं, नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जब भी फिर ये आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस। टफ तो नहीं लग रहा, ये टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अगेन हिंदी पहले। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की एक कक्षा में रवि ऊपर से 10वें, मतलब ये रैंकिंग का क्वेश्चन है कि रवि का नंबर कहाँ से आ रहा है। रवि का जो नंबर है ऊपर से अगर आप देखेंगे तो रवि की पोजीशन कुछ 10th नंबर पे है और नीचे से 15वें नंबर पे आती है। तो यही पोजीशन 15वें नंबर पे होगी अगर हम नीचे से देखें तो, ओके। बट एक और कंडीशन है, यदि 8 छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, मतलब 8 और थे लेकिन वो एब्सेंट हो गए, पेपर देने नहीं आए, और जो 6 स्टूडेंट और है वो अनुत्तीर्ण हो गए, कक्षा में कितने नंबर हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। रवि इज रैंक 10th फ्रॉम द टॉप, सो 10th है उसकी टॉप से, एंड 15 फ्रॉम द बॉटम, 15 है बॉटम से -1। ये तो उसके भी करंट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, वहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन इफ़ 8 स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर, तो 8 स्टूडेंट आए नहीं है बट क्लास में तो है, ठीक है, अपीयर फॉर द एग्जाम, एंड 6 फेल हो गए, मतलब 6 ने अटेम्प्ट किया और फेल हो गए बट 6 है क्लास में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट, 24 हेयर एंड प्लस 4, 8 एंड 3, 38। कोई ऑप्शन है 38, यस, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्लॉक पे बेस्ड है, ऐसा कुछ डायरेक्शन पे।
अ गर्ल इज फेसिंग साउथ, तो पहले आप ये देखें, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है एंड ये साउथ होता है। एक कोई गर्ल है जो साउथ की तरफ फेस करके है, फेस किया हुआ है एंड शी टर्न्स 2 to 5 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ पे अगर खड़े हैं तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, क्लॉकवाइज आपका ऐसे होगा। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से 2 to 5 डिग्री वो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एंड देन 180 डिग्री क्या करती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, से वापस आ जाती है 180 डिग्री क्लॉकवाइज में। पहले वो 2 to 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, फिर 180 डिग्री वो कैसा मूव करती है क्लॉकवाइज। तो फाइनली आप जब देखेंगे तो फाइनली इफेक्ट क्या हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है, लेकिन कितना, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। अब आप यहाँ देखें कि वो जो लड़की थी वो उसने साउथ की तरफ फेस किया हुआ था और यहाँ से वो 45 डिग्री मूव करेगी, मीन्स कहीं यहाँ पर लाई करेगी। 45 डिग्री तो यही हुआ ना, सो उसकी क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज एक्सप्रेशन थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल का क्या मीनिंग है? हिंदी में देखिए तौलिया फेंकने का क्या मतलब होता है, ये एक तरीके से मुहावरा होता है। अगेन एक क्वेश्चन आ गया हिंदी का। सो इसका मतलब होता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी काम को जल्दी खत्म करना, किसी घटना के बाद सफाई नहीं, हार मानना। यस, इट इज द करेक्ट आंसर, टू गिव अप। थ्रो इन द टॉवेल मीन्स टू गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फार्म देयर आर काउज एंड चिकन्स। एक फार्म में काउज है एंड चिकन है। ओके, इन फार्म देयर आर काउज एंड चिकन्स इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, तो जो मान लीजिए कितनी काउ है, मतलब काउ का एक ही हेड होता है ना, तो काउ और चिकन, मतलब सी फॉर काउ, चिकन को हेन, एच से कर लीजिए। सो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना हो गया, ये 150, ठीक। This equation is framed for the number of heads. तो how many cows are there? We have to search it out in this question. So cow कितनी है, मान लीजिए C, and hens कितनी है H, and total number of heads कितने हैं 150, तो C plus H जो होगा 150, and the total number of legs is 440. So total number of legs, तो cow में कितने legs 4, तो एक cow में 4, तो कितनी cow मैंने मानी number of cows C है 4C, and और क्या है, एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 440 है, ठीक है। और हैन के कितने लेग्स 2H इज इक्वल्स 440। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी एक को एलिमिनेट करके सॉल्व कर लीजिए, और सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन में होता है कि एक की वैल्यू उठा करके दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक को आपको इक्वल करना होगा देन सॉल्व करते हैं। तो आई एम गोइंग विद द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो, तो इस इक्वेशन को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। 2H आ जाएगा, तो ये हम माइनस कर देंगे, ये 10th क्लास में है, सो ये कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4C में से 2C जाएगा, माइनस 2C इज इक्वल्स टू 440 में से 150 माइनस कर दीजिए, तो 0 और 9, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे माइनस कर दीजिए, 290 माइनस C विल बी 1 ज़ा 4 ज़ा एंड 145। सो देखें यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक। सो हमारा सबसे पहले क्या दिया था, C प्लस H 140 है एंड 4C प्लस 2H इज इक्वल टू 440 है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करें। ओके, इरेज करती हूँ मैं अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया। देखो, इसको सॉल्व करो, बस इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखें, ये समझ आ रहा है ना, माइनस 2C हो जाएगा क्योंकि 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई है, एंड यहाँ पर हमारा ये कट गया, HS इज इक्वल टू माइनस 440 एंड यहाँ पर प्लस 150, क्योंकि 150 इंटू 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। ओके, सो माइनस 2C इज इक्वल टू माइनस 440 प्लस 300 मीन्स माइनस 2C इज इक्वल टू माइनस
140 minus minus cancel, so number of cows will be 140 divided by 2, 2 7, so 70 number of cows. So question is how many cows are there? 70. Okay. Now next question, in an election contested by 2 candidates, एक इलेक्शन है जहाँ पर 2 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा है एंड 1 कैंडिडेट को 35% टोटल वोट्स मिले एंड 360 से वो लॉस हो गया, ठीक है, 360 उसके कम हो गया जीतने से, बट टोटल उसको 35% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 65%, ठीक है। सो एक को 35% मिला, लेकिन वो कितने वोटों से हार गया? 360 से, और दूसरे को कितना मिला? 65%। सो अगर आप मान लें कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड x थे, टोटल नंबर ऑफ x थे और उसको 35% मिला एक को, तो दूसरे को 65% मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस तो 340 होगा, ठीक है, क्योंकि एक को 35% वोट मिला, लेकिन वो लॉस, अगर उसको 360 और वोट्स मिल जाते तो शायद बराबर आ जाते, वो क्योंकि वो हार गया, एंड दूसरे को 65% मिला जिससे ये जीत गया, तो दोनों का डिफरेंस ही 360 वोट्स है। सो 30% ऑफ टोटल मीन्स x इज इक्वल्स टू 360, सो 30 by 100 into x is equals to 360. So x is equals to 360 into 100 divided by 30. टोटल वोट्स कितने थे? 1200, ठीक। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो एक ये भी एक तरीके से हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करिए। यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा? आप सोचिए 1 से 10 कैसे आया, आप सोचिए थोड़ा सा 1 से 10 कैसे आया एंड किस तरह से हम यहाँ पे सीक्वेंसली जा रहे हैं, आपको ये देखना है। देखो 1 से 10 कैसे आया और फिर 10 से 30 कैसे आया, सेम सीक्वेंस लग रहा होगा। तो अगर हमें सीक्वेंस पता चल जाए तो हम अगला वाला स्टेप, अगला वाला नंबर बता सकते हैं। सो 1 से 10 कैसे आया? देखो 1 to 10 नहीं, मतलब 1 से 10 किस तरह से लेके आए, तो हम ये कर सकते हैं ना, 1 क्यूब, ऐसे देखिए 2 क्यूब प्लस 2 विल बी 8 प्लस 2 विल बी 10। ओके, अगला करके देखते हैं, अगर दो सब में फॉलो कर रहा है तभी हम लगा सकते हैं, मतलब नंबर का क्यूब प्लस वो नंबर। 27 प्लस 3 30 आ गया, यस 30 भी आ गया, 10 भी आ गया। 4 क्यूब प्लस 4, यस 68 ही आएगा। तो 5 क्यूब प्लस 5 हम जब सॉल्व करोगे विल गेट 130। सो 6 क्यूब प्लस 6 विल बी योर आंसर। सो यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिए, 6 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 6 इंटू 36 plus 1 means 6 into 37, 222 will be the next word, next answer मीन्स नेक्स्ट हमारा शब्द क्या होगा? 222। सी देखो, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसके सीक्वेंस को समझ सकते हैं। अगर आप ये समझ गए ना कि नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है किस तरह से, नंबर सीरीज में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, GP है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कुछ क्वेश्चन कभी कभी 1-2 वहाँ पर अगर डिफिकल्ट बनाना तो आ जाता है। आपको जनरल पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कितने क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या हैं, ये सब बहुत बेसिक रेशनल सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होता है, सम ऑफ द क्यूब्स क्या होता है, लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है, विषम पद ज्ञात करिए। तो इसमें कुछ ना, इसमें भी एक तरीके से नंबरिंग है, तो पहले आप देख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि B का नंबर कितना होता है, Z का नंबर कितना होता है, इस तरह से याद हो तो और आसान हो जाता है। तो BN 12 आ रहा है, तो हमें देखना है BN की वैल्यू 12 किस तरह से आई। तो B तो हमें पता है सेकंड पोजीशन पे, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ N, जैसे अब हमें तो पता है 14 पोजीशन पे है, बट आप देख लीजिए A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14 पोजीशन पे एंड ये 2 पोजीशन पे। तो जब आप इसका डिफरेंस करेंगे 14 माइनस 2 तो 12 आ गया। सो इस तरह से ये 12 यहाँ पर मेंशन है, देखिए इस तरह से ये 12 आया है।
सो 10 किस तरह से आया देखिए, अगर पहले वाले ऑप्शन में लगा है तो दूसरे ऑप्शन में भी लगना चाहिए, अगर तीनों में लग रहा है तो कोई एक ऑड होगा, मतलब जिसमें ये वाला पैटर्न नहीं लगा होगा, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक, सो H किस पोजीशन पे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे, और R किस पोजीशन पे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो 18 माइनस 8 10 आ गया ना, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, मतलब इस वाले पे भी कॉन्सेप्ट पे लग रहा है। चेक इट विद द R D इज इक्वल 14। R हमारा किस नंबर पे है 18 19, ठीक है। अच्छा R हमने पहले भी लिया था, सो R हमारा 18 पे ही है, ठीक, और D हमारा किस पे होता है 4 पे, सो 18 माइनस 4 14, इट इज़ करेक्ट। तो ये आँख बंद करके आप टिक कर सकते हैं कि यही गलत होगा, और देख भी सकते हैं Z की पोजीशन 26 है, और जो P की पोजीशन है वो यहाँ से देख लीजिए 14 15 16। तो अगर 26 से 16 माइनस करेंगे तो कुछ 10 आएगा, तो 12 तो नहीं आएगा, तो मतलब वो वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, जो शायद थोड़ा सा कम्युनिकेशन एंड ऑल पे है, इसमें ये पार्ट भी आता है कम्युनिकेशन का भी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे बेसिकली। सो रीड करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समस्या समाधान तकनीक जो यथासंभव अधिक से अधिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र सोच और निर्णय को रोकने को प्रोत्साहित करती है, उसे कहा जाता है। अच्छा, एक समस्या समाधान तकनीक एक ऐसी तकनीक जो यथासंभव अधिक से अधिक समाधान प्रस्तुत करती है, अधिक से अधिक मतलब अधिक से अधिक सोल्यूशन पे आप पहुंचते हैं। जैसे कि अगर हम कोई किसी प्रॉब्लम में फंस गए या हमें कोई नए क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर मैं अपनी बात बोलूं तो हम क्या करते हैं, मतलब हम किस तरह से किस टेक्निक पे वर्क करते हैं, दैट इज़ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, हिंदी में ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड विचार मंथन। जैसे किसी पे हम कहते नहीं, किसी पे हमें डिसीजन लेना है तो हम कहते हैं एक दिन और हम लेंगे, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तब हम बताते हैं कि इसका फाइनल क्या होगा। किसी भी इन जनरल घर में भी अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नहीं, सारी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं करती, तो दिस इज द क्वेश्चन कैसा था, निगेटिव, नॉट, हाँ, तो दिस इज द नॉट वन। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड अ साइकोलॉजिकल बैरियर, क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मीन्स इसको हिंदी में भी देखिए मनोवैज्ञानिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा माना जाता है। किसको मनोवैज्ञानिक बाधा आप मानते हैं, जैसे कि अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, या आप कह सकते हैं कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दिस शोज द साइकोलॉजिकल बैरियर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। टेक्निकल माल फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नो। लैक ऑफ फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट मैटर, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट मैटर का उतना नहीं है, फैमिलियर नहीं है तो आपको साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, नो। इन कम्युनिकेशन बेसिकली स्पीकर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी, यस, इट इज़ अ मेन इशू फॉर द साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का सबसे मेन इशू होता है आत्मविश्वास में कमी होना और चिंता। So now next question, in communication system which component is responsible for converting the message into a form of suitable for transmission? संचार प्रणालियों में कौन सा घटक संदेश को अच्छी तरीके से संचरण करने के लिए, उपयुक्त रूप से परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखो डी कोड क्या करता है, पहला ऑप्शन देखिए तो वो तो सिर्फ एक से दूसरे में डी कोडिंग होता है। चैनल माध्यम तो तब जरूरत होगा जब आप पहले परिवर्तित करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन है कि संदेश को परिवर्तित कौन सा घटक करता है जिसकी वजह से वो संचार हो सके। सो उसका आंसर हमारा क्या होगा, डी कोडर नो, चैनल नो, इनकोडर इज द करेक्ट वन। Question number 55. What type of communication barrier is illustrated by a lack of attention or disinterest from the audience during presentation? ठीक है, सो देखें इसमें आप बताइए मुझे, हिंदी में देखें, प्रस्तुति के दौरान दर्शकों की ओर से ध्यान की कमी या अरुचि किस प्रकार की संचार बाधा को दिखाती है, ये आप बताइए। तो पर्यावरणिक बाधा नो,
जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं और आपको लोगों की तरफ से उतना ज़्यादा अटेंशन या इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो कौन सी बाधा आपको इसमें ऐसा लगता है, वो आपको आंसर करना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पर्यावरणिक बाधा नो, शारीरिक बाधा नो, अर्थ संबंधी बाधा नो, तो क्या बचा, मनोवैज्ञानिक बाधा, तो साइकोलॉजिकल बैरियर विल बी द करेक्ट वन। In oral communication, which technique is most effective for ensuring that complex information is clearly understood by a diverse audience? जैसे अगर आप कोई ऐसा आप सूचना दे रहे हैं या कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या किसी टेक्निकलिटी पे बात कर रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन इज़ क्लियरली अंडरस्टूड बाय अ डाइवर्स, बहुत मिक्स आपकी ऑडियंस है, मतलब एक जैसी नहीं है कि सारे 12th पास ही बैठे हैं या सारे लिटरेट हैं, तो आपकी मिक्स है, ठीक है। तो आप क्या बाधा को फेस करते हैं। यूजिंग टेक्निकल jargon, डेमोन्स्ट्रेट एक्सपीरियंस नो, प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड रिटन समरी नो। सो 56 utilizing analogy and examples relevant to the audience experience, yes, it is the correct answer. What is the most effective method for the speaker to ensure their message to memorable and impactful? इसको हिंदी में पढ़ते हैं, किसी वक्ता के लिए यह सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है कि उनका संदेश यादगार और प्रभावशाली हो। ठीक है, जैसे अगर आप कोई स्पीच देते हैं या आप कोई क्लास लेते हैं या आप कहीं पर भी 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके जो की पॉइंट्स हैं वो बार बार आपको रिपीटेटिवली रिपीट करवाइए या आप उनके इस तरह से एक्सप्लेन करिए कि उनके माइंड में फिट हो सके। तो इसको ही एक तरीके से आप एक टेक्निक, इफ़ेक्टिव मेथड होता है जिससे जो स्पीकर वो इंश्योर कर पाता है कि उसकी बातें अच्छी तरीके से मीनिंगफुल तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से वर्क हुआ है। तो रीड इट आउट कि कौन सी है। तो यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, नहीं कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी आप वोकैब यूज़ करेंगे तो आप ये इम्पैक्टफुल इंप्रेशन नहीं बना सकते। रिपीटेटिंग की पॉइंट्स थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, येस इट इज़ द करेक्ट, की पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। द अदर ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। रिलाइंग ऑन अ डिटेल्ड स्क्रिप्ट, नहीं, एंड फोकसिंग सोली ऑन द डिलीवरिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बोलेंगे तो भी आप उसको लूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58, विच एस्पेक्ट ऑफ द पैरालैंग्वेज इज यूज्ड टू कन्वे सरकाज्म और आयरनी? व्यंग या विडंबना व्यक्त करने के लिए पैरालैंग्वेज के किस पहलू का उपयोग किया जाता है? अगर आप बहुत सरकाज्म में कोई बात कर रहे हैं तो किस तरह से आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे? स्पीच रेट, फेशियल एक्सप्रेशन, नो, टोन ऑफ वॉइस इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्सप्रेस सरकाज्म। सो टोन ऑफ वॉइस इज द कोई ऑप्शन है? आवाज़ का लहजा, यस, आवाज़ का लहजा बता देता है कि आपका मीनिंग कैसा था। फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग: आर्किटेक्ट, ब्लूप्रिंट एंड कंपोजर, स्कोर। तो डायरेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 रीड करें जो कि हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। अ प्रोडक्ट इज मार्क्ड 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अ प्रोडक्ट इज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक, सो देखें, अ प्रोडक्ट इज मार्क्ड 40% ऑफ इट्स अबव कॉस्ट प्राइस। एक सेकेंड। सो लेट कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है सपोज, और मार्क्ड प्राइस फिर क्या हुई? क्योंकि 40% अबव आपने मेंशन किया है तो 140, 40% आपने ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेंशन किया है, एंड फिर आपने डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारा? जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क्ड प्राइस पे, तो 140 माइनस 25% ऑफ 140, यही होगा ना। कॉस्ट प्राइस कुछ मानी गई है और मार्क्ड प्राइस 40% ज़्यादा है, तो आप या तो एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप 40% 100 पे कर लें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो 100 इज, सपोज 100 इज़ योर कॉस्ट प्राइस, एंड मार्क्ड प्राइस मतलब जो आप मार्केट में या किसी मॉल में जाते तो टैग देखते हैं ना, तो वो MRP मेंशन होता है, वो SP नहीं होता, और MRP पे वो डिस्काउंट देते हैं, तो आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हुआ, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो मार्क्ड प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस 140, एंड SP क्या होगा? सेलिंग प्राइस 25% डिस्काउंट चल रहा है उस पर। सो आप देख लीजिए 1/4 इंटू 140, 35 माइनस कर दीजिए 140 से, तो क्या आ जाएगा आपका? 105 इज द SP हो गई। अब क्वेश्चन रीड करते हैं क्या? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? सो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, मतलब हिंदी में बोलें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। सो आपको सब कुछ पता है। SP की वैल्यू हमारी क्या है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। सो SP हमारा कितना है, यहाँ पर SP कितना निकल के आया, 105 माइनस CP हमारा कितना है 100 एंड डिवाइड बाय 100 इंटू 100। सो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है 5%। सो 5% विल बी द आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 15 observations are arranged in ascending order and if the arithmetic mean of observations at even places is 12 and odd places is 15, what is the mean of all the 15 observations? हिंदी में पढ़ लीजिए। 15 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में, मतलब आरोही और अवरोही आपको पता होना चाहिए। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम क्या होता है, जैसे 2 3 4 5 6 लाइक दैट। सो असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से होता है। ठीक है, व्यवस्थित किया गया, मतलब 15 नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। यदि सम स्थानों पर, सम स्थान क्या होते हैं, जैसे इवन प्लेसेस, जैसे 2 सेकेंड प्लेसेस, 4 प्लेसेस, 6 प्लेसेस, एंड को अंगणितीय माध्यम मतलब एवरेज और विषम संख्याओं को, मतलब को 15 उनका एवरेज है, तो सभी 15 प्रेक्षणों का माध्य बताइए, मतलब मीन बताइए, मतलब एवरेज बताइए। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15 नंबर रैंडमली बना लो, 15 ऐसे लाइन बना लो। कितनी हो गई, 15। तो इवन प्लेसेस देखो यहाँ पे कौन कौन सी हैं। इवन प्लेसेस क्या होगा, देखिए, क्या ये पहली वाली इवन प्लेस है, नहीं, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये है, ये है, ये है, एक छोड़ के एक, ये है और ये है। तो कितनी हुई टोटल, 3 3 6 7 इवन प्लेसेस हो गई 7, और टोटल नंबर आपके पास कितने थे, 15। तो ऑड प्लेसेस क्या हो जाएंगे हमारी, ऑड प्लेसेस क्या हो जाएंगे हमारी 8। ठीक, अब आप देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, द अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, मतलब एवरेज। थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, यहाँ देखिए, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज है, किसका एवरेज है, इवन प्लेसेस का। तो इवन प्लेसेस आपकी थी कितनी, 7, और इसका एवरेज गिवन है, तो एवरेज कितना गिवन है, 12, ये 12। तो सम ऑफ द इवन नंबर्स आ जाएगा, सम ऑफ द इवन, तो सम ऑफ द इवन नंबर्स कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7। इसी तरह से आप ऑड का निकाल लीजिए, 15 एवरेज इज गिवन, और ऑड हमारे नंबर हैं कितने, 8। तो सम ऑफ द ऑड प्लेसेस विल बी 15 इंटू 8। तो ये हमें टोटल नंबर का सम पता चल गया, क्योंकि आपको टोटल एवरेज निकालना है, मतलब टोटल मीन निकालना है। टोटल मीन आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको सारे नंबरों का सम पता होगा, और डिवाइड बाय नंबर आपको पता ही है कितने हैं। तो हमारे टोटल नंबर है 15, और 15 नंबर का सम पता होना चाहिए। सो ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, 12 इंटू 7, ये हो गया इवन प्लेसेस, और क्या हुआ हमारा नेक्स्ट, 15 इंटू 8, उसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक, देखें इधर, सो तो इसमें कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, और कुछ नहीं, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 5 1 और
13.6 कोई आंसर है 13.6? यस, सो डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. A seller earns profit equal to the selling price of 8 items after selling 40 items. What is the profit percentage? आपको अगेन इसमें profit percentage बताना है. प्रॉफिट परसेंटेज आप तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि एसपी कितना है, सीपी कितना है. तभी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100. ओके, सो देखिए, अ सेलर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल, तो प्रॉफिट कितना इसने अर्न किया है, सेलिंग प्राइस ऑफ, मान लीजिए एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू एक एसपी. तो कितना एसपी आइटम्स आफ्टर सेलिंग 40 आइटम्स, तो 40 का एसपी कितना हो जाएगा 40. ठीक, प्रॉफिट उसका हो रहा है 8 एसपी का, और प्रॉफिट होता क्या यहाँ पे देखें, एसपी माइनस सीपी होता है. तो सीपी क्या हो जाएगा, पी एसपी माइनस प्रॉफिट. मैंने कुछ नहीं किया. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस आपको माननी है 40 आर्टिकल्स के 40 एसपी हो जाएगा, और सीपी आपको पता नहीं हो. प्रॉफिट उसको कितना हुआ, जितना आप सेल करते हैं 8 आर्टिकल्स का. ओके, सो 40 एसपी माइनस 8 एसपी मीन्स 32 एसपी. अब आपको सीपी भी पता है, तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है केवल. प्रॉफिट परसेंटेज होगा एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100. सो एसपी हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा है कितना 40 माइनस 32 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 मीन्स 8/32 इंटू 100. 25%. बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ ये हटाएं. बस आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, प्रॉफिट लॉस का, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज का, एपीजीपी ऐसे करके, एसआईसीआई, इस तरह से आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 63. Find the missing number. Find the missing number in the series. एक कोई series given है 1, 1, 2, 6 and 24. What will be next? आपको इसमें सोचना है कि next क्या होगा. तो पहले आप देखिए 1 कैसे आया, तो फैक्टोरियल 0 होता है, फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 हमारा क्या होगा 1 और 2 होता है. ठीक, फैक्टोरियल 3 हमारा क्या होता है 6 होता है. तो देखो ये हमारा फैक्टोरियल 3 हो गया. फैक्टोरियल 4 हमारा 24 होता है. फैक्टोरियल 5 हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होता है. फैक्टर n मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में. फैक्टर 5 मीन्स 5 4 3 2 1. फैक्टर 4 मीन्स 4 3 2 1. इस तरह से हम कर रहे हैं. तो 5 5 20 60 120. तो नेक्स्ट विल बी 120. बट इसको देखें एक बार और आप. सो देखिए ये 1 क्या है, 1 हमारा क्या है, इसका फैक्टोरियल 2 हमारा क्या है इसका, एंड 6 हमारा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4. तो नेक्स्ट हो गया फैक्टोरियल 5 मीन्स 120 विल बी द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक मीन. अगेन एवरेज पे क्वेश्चन है. अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर. तो ये तो मुझे एज इट इज़ याद है कि n होता है, बट आप देख लें कोई भी स्टार्टिंग के ऑड नंबर देखिए 1 3 5. इसका जरा आप मीन निकालें, तो मीन निकालेंगे मतलब एवरेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इनका सबका सम, और कितने नंबर हैं 3. तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना आंसर आया 3. और ये नंबर कितने हैं 1 2 3, 3 ही तो नंबर है. तो जितने नंबर होते हैं बस सीक्वेंस में होना चाहिए, जितने नंबर होते हैं उतना ही उसका एवरेज आता है अगर आप ऑड की बात कर रहे हैं तो. ठीक, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए n. 65. The total range of possible solutions is actions available when solving a problem is known as. ये देखिए इसको हिंदी में देखें, किसी समस्या को हल करते समय उपलब्ध संभावित समाधानों और क्रियाओं की कुल सीमा को इस रूप में जाना जाता है.
तो इसका आप आंसर करिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65। किसी भी समस्या को अगर हल करेंगे तो जितने संभावित समाधान होंगे और क्रियाओं की कुल सीमा को किस तरीके से आप जानते हैं, समस्या स्थान, संज्ञात्मक नहीं होगा, समाधान स्थान भी नहीं, कार्रवाई योजना भी नहीं, इंग्लिश में देखिए प्रॉब्लम स्पेस, इट इज़ द फुल ऑफ द दोज पॉसिबल सोल्यूशन जिससे आप यूज़ करके एक सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66. What is the primary reason for using heuristics in decision making? आप इसका क्यों यूज़ करते हैं और डिसीजन मेकिंग में क्या ज़रूरत होता है? निर्णय लेने में स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? यह सभी संभावित परिणामों के व्यापक विश्लेषण की गारंटी देता है या समाधान के लिए शॉर्टकट प्रदान करके जटिल समस्याओं का सरल बनाता है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। यस, अ मंकी क्लाइम्स अ 20 मीटर, मतलब 20 मीटर एक मंकी को क्लाइम करके जाना है, ठीक है। हाई स्लीपरी, बहुत स्लीपरी पिलर है। इन द फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स, पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में वो 4 मीटर ही चढ़ पाता है, ठीक, 4 मिनट, इट इज़ मेंशन, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, सब कुछ मेंशन है इसमें। ओके, इन द नेक्स्ट मिनट, जो हमारा सेकेंड मिनट होगा, सेकेंड मिनट में वो क्या करता है, ही स्लिप्स 3 मीटर डाउन, मतलब ये 4 मीटर चढ़ा, सपोज करो 4 मीटर, और 3 मीटर अगले ही मिनट पे डाउन, तो टोटल 3 मीटर डाउन आ जाता है, ये ऊपर गया और ये, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी इन 4 मिनट्स में, सॉरी 2 मिनट्स में कितना वो चढ़ेगा, 4 - 3 मतलब 1 मीटर। ये समझ आया आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच द टॉप, उसको यहाँ तक पहुँचना है तो कितना टाइम लेगा। तो 1 मिनट में तो वो पहले मिनट में तो 4 मीटर चढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से चढ़े तो 5 मिनट में, अगर सीधा सीधा चढ़े तो 20 मीटर, उसको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में। लेकिन अगले मिनट में वो 3 मीटर नीचे आ जाता है, तो टोटल 2 मिनट में वो 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक। सो 18 मीटर डिस्टेंस को कब कवर करेगा, 18 × 2, 36 मिनट में, ठीक। अब समझना, जो 36 मिनट के बाद जो नेक्स्ट मिनट वो चढ़ेगा, तो चढ़ता तो वो 4 मीटर ही है एक बार में। तो अब जब इसमें 36 में 4 आप ऐड करेंगे तो, है ना, ये 36 हमारा मीटर है, आई एम सॉरी, ये मीटर है, नहीं मीटर तो हमारा 36 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ेगा, 18 मीटर, ठीक। और हमें चढ़ना कितना है, 20 मीटर। तो जो अगला मिनट वो यूज़ करेगा तो वो 4 मीटर चढ़ जाएगा, तो मतलब 20 मीटर वो क्रॉस कर जाएगा, तो वो वापस नहीं आएगा। तो मतलब 36 + 1 मिनट मतलब 37 मिनट इज द आंसर। अगले मिनट में 4 मीटर और, तो मतलब 20 मीटर को क्रॉस कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। In a survey, 15% of क्या है क्वेश्चन, respondent preferred option A if the survey results are shown on a pie chart. अच्छा, what is the central angle for option A? एक सर्वेक्षण में 15% उत्तरदाताओं ने विकल्प ए को प्राथमिकता दी। यदि सर्वेक्षण के परिणाम पाई चार्ट पर दिखाए जाते हैं तो आप विकल्प ए के लिए केंद्रीय कोण का क्या होगा। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट क्या होता है। तो पाई चार्ट हम सर्कल में से बनाते हैं ना, 360 डिग्री होता है, उसका केवल आपको 15% निकालना है, दैट विल बी योर आंसर। आपको पाई चार्ट और जितने बार डायग्राम ये सब आपको आना चाहिए। जैसे पाई चार्ट हुआ मतलब ये होता है पाई चार्ट, तो ऐसे फ्रैक्शन में दिया, सपोज करिए ए है, ये 15% है, तो 15% ऑफ ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री। ओके, सो हमारा टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और आप उसको 15% यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो आप क्या करेंगे, 15% ऑफ 360, आपको डिग्री में आंसर करना है ना, तो 15/100 × 360, 0 0, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा,
54 डिग्री। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखें किस तरह से होगा और क्या किसके बारे में बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 69, यस। देखें, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 1st, 2nd एंड 3rd दिसंबर वॉज 24.4 डिग्री। पहले आप यहीं से इक्वेशन बना लें, ठीक है। सो मतलब 1st प्लस 2nd प्लस 3rd, ठीक, कितने लोग होगा? डिवाइड बाई 3। इसका एवरेज गिवन है 24.4। मीन्स इसको सॉल्व कर लें तो सम ऑफ 1st, 2nd एंड 3rd का कितना आ जाएगा? 24.4 इंटू 3, 73.2 डिग्री, ठीक। नाउ रीड नेक्स्ट लाइन। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट टू डेज वॉज 24 डिग्री। फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसका एवरेज निकालोगे तो 21st डे और सेकेंड डे का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 24 डिग्री। तो एवरेज तो हम इसी तरह मेंशन करेंगे ना। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड डे के टेम्परेचर का सम कितना हो गया? 24 इंटू 2 मीन्स 46 डिग्री। अब इन दोनों क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर ऑन द 3rd दिसंबर, तो 3rd डे का क्या टेम्परेचर होगा? तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 से सेकेंड माइनस कर दीजिए, विल गेट द आंसर, क्योंकि आपको इसमें तीनों है और इसमें 2 है। तो 73 माइनस 0.2 है, दिस इज माई 0.2, 46 माइनस कर दें तो 0.2 और 27.2। नन ऑफ द अबव। क्या देख लें, डिवाइड करें, ये 8 है, सॉरी ये 8 है, यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो 25। सो 25 डिग्री, 25.2, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, yes, read it out. A cask contains a mixture of 19 लीटर of wine and water। मतलब वाइन एंड वाटर का मिक्सचर है और कितना है टोटल? 19 लीटर, नहीं कितना है टोटल? 49 लीटर, ठीक, ऑफ वाइन एंड वाटर। और वाइन एंड वाटर पहले किस रेशियो में प्रेजेंट है? 5:2, ठीक, 5:2 के रेशियो में प्रेजेंट है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द रेशियो ऑफ द वाइन एंड वाटर में बी 7:4। मीन्स वाइन और वाटर का रेशियो चेंज करना है तो कितना वाटर वो ऐड करे जिससे वो रेशियो चेंज हो जाए। तो पहले आप ये पता करें टोटल मिक्सचर कितना था। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। तो टोटल पहले कितना मिक्सचर था जिसमें वाइन और वाटर मिक्स थे? 49 लीटर। तो आप देखिए 49 लीटर में उसमें कितना वाइन है और कितना वाटर है। तो देखिए, तो पहले हम देखेंगे वाइन कितना है। तो वाइन का रेशियो देखें, वाइन का कैसे आएगा? 5 और डिवाइड बाय इन दोनों का सम 7 इंटू 49, 35 लीटर वाइन है। एंड वाटर कितना है? वाटर का कितना रेशियो है? 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 49, 14 लीटर वाटर है। आप क्या कह रहे हैं? वाटर और ऐड करना है, तो ठीक है। तो देखिए इधर जिससे रेशियो चेंज हो जाए, रेशियो चेंज होके कितना है? 7/4 और वाइन उतना ही रहना है तो 35। अब मान लीजिए वाटर पहले कितना था? 14। पहले कितना था? एक सेकेंड, पहले कितना था हमारा वाटर? 14। अब 14 में मान लीजिए आपने x लीटर और ऐड कर दिया, तब ये रेशियो बनेगा ना 7/4। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 14 प्लस 7 इंटू एक्स, ठीक। इसमें 7 कॉमन ले लीजिए तो 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 7, 14 प्लस एक्स, 20 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 6 लीटर पानी और ऐड करिए। सो क्या हो जाएगा? 6 लीटर पानी और ऐड करिए जिससे उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि प्रीति अपना माल श्वेता से 25% सस्ता और दिव्या से 25% महंगा बेचती है। दिव्या का माल श्वेता के माल से कितना प्रतिशत सस्ता है? तो ये भी हमारा क्वेश्चन किस चैप्टर से? परसेंटेज। तो परसेंटेज ही बेस होता है प्रॉफिट लॉस का, SICI का, लाइक दैट। तो परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, प्रीति सेल्स हर गुड्स 25% चीपर देन श्वेता। तो आप श्वेता का मान लीजिए,
श्वेता का माना 100 है, तो प्रीति का कितना हो जाएगा, 25% चीपर, मतलब ये 75। नाउ डेयर एंड 25% डेयर दैन दिव्या, मतलब ये जो 75 है वो जो दिव्या का मान लीजिए x है, ये दिव्या का हो गया, और ये डेयरर है मतलब 25% ज़्यादा, तो 125 डिवाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व करिए, 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 25 3 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, मीन्स दिव्या का कितना आया 60। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, दिव्याज गुड्स चीपर दैन श्वेता, दिव्या और श्वेता का कंपैरिजन करें, श्वेता का तो 100 था, तो 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 100 इंटू, तो कितना आ जाएगा 40%। So 40% will be the D option will be correct. Question number 72. A is 4 times as efficient of B and can finish a task in 45 days ahead of B. Find the total number of days. ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है, हिंदी में रीड करते हैं। A B से 4 गुना अधिक कुशल है, तो अगर B किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है तो A कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 5 दिनों में, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा इफिशिएंट है। ठीक है, तो मतलब जल्दी काम फिनिश कर लेगा, और B से 45 दिन पहले कार्य को पूरा कर लेता है, तो मतलब A के कार्य और B के कार्य का अगर जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो दिन के हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो 45 है, मतलब B 45 डेज ज़्यादा लेता है। यदि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ओके, तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर दोनों को हम एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब A 4 टाइम्स एफिशिएंट है और B उतना ही स्लो है, अगर दोनों एक साथ काम को करें तो कितना दिन लगेगा। ओके, तो पहले देखते हैं, माने कि अगर A किसी काम को X डेज में पूरा करता है, सो B उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि A 4 टाइम्स एफिशिएंट है तो B को तो 4 टाइम्स ज़्यादा डेज लगेगा। ठीक, लेकिन डेज का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में, डेज का जो डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, कि जो B जितना डेज लगाएगा, B तो 45 ज़्यादा डेज लगाएगा, और A का डेज इज गुज 45, तो B का कितना डेज है, 4x माइनस x इज गुज 45, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x मतलब A कितने दिनों में किसी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 15 डेज में। सो A का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/15, और यहाँ पर B का निकालो तो B लेगा 4 इंटू 15। ठीक है, 60 डेज में उसी काम को पूरा करेगा। A जिस काम को 15 दिनों में पूरा करेगा, B उसी काम को 60 डेज में करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि A उससे 4 टाइम्स ज़्यादा इफिशिएंट है। ठीक है, सो B का एक दिन का वर्क क्या आ जाएगा, B's 1 डे वर्क 1/60। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, 1/15 प्लस 1/60, एलसीएम 60 आ गया, और 64 प्लस 1 5/60 मीन्स 1/12, तो एक दिन का काम है। A एंड B अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन का काम वो 1/12 काम खत्म करेंगे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट 12, तो 1/12 काम करते हैं एक दिन में, तो कितने दिनों में फिनिश करेंगे, 12 डेज में। 12 will be the answer. Yes, now next question. How many triangles can be formed of 18 points if all are collinear? नॉन कोलिनियर आप समझते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे जो एक सीधी रेखा पर होते हैं, जो एक लाइन में होते हैं। अगर कोई कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो आप उससे ट्रायंगल नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ट्रायंगल बनाने के लिए 3 डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि 18 पॉइंट्स हैं, और 18 के 18 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है, मतलब एक जगह पर नहीं है, मतलब अलग अलग है, तो मतलब हर आप पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। सो कितनी तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हो, तो 18 पॉइंट्स आर देयर, 18 मतलब कुछ इस तरह से 18 पॉइंट्स हैं। सो 18, और हर बार ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, 3, तो 18C3, मतलब ये हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 18C3 को, सो फैक्टोरियल 18NCR का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, जिस पे हम अलग से एक छोटा वीडियो बना देंगे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 15, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 18 इंटू 17, फैक्टोरियल 15 को एज इट इज़ ही रहने दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू फैक्टर 15, तो आप ये कट जाएगा, और 6
3, तो 17 इंटू 3, यस। सो हाउ मेनी वेज आर देयर, 18C3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3, 18, 17 एंड हेयर 116 इज ऑल्सो मिसिंग, हेयर 16 इज ऑल्सो मिसिंग, तो आप जिसको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 816 वेज। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बात करी गई है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज, यस, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं में, मतलब ये हुई ना एक त्रिभुज है, मान लो ये एक भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, हर किसी भुजा में 200% की वृद्धि की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर डिफरेंट भुजाएं, तो हमें पता होगा 10th क्लास में एक हीरोन्स फॉर्मूला करके चैप्टर था, हीरोन्स का आई थिंक 9th क्लास में था, तो उसमें हम किस तरह से सॉल्व करते आए हैं कि पहले एस की वैल्यू निकालते थे a + b + c डिवाइड बाई 2, जो भी हमारे एस की वैल्यू आ गई तो एरिया का एक फॉर्मूला होता था, रूट अंदर ब्रैकेट में s, s - a, s - b, s - c, राइट। सो इसके लिए जब हम देखेंगे कि अगर आपने क्या किया है 200% से इंक्रीज़ कर दिया अगर साइड को, तो क्वेश्चन ये है कि एरिया पे क्या फ़र्क होगा, ओके। तो अगर पहले एक त्रिभुज था जिसकी साइड्स a b c थी, तो उसके लिए s तो ये हो जाता है a + b + c डिवाइड बाई 2, ठीक। लेकिन अब आपने 200% से हर साइड को बढ़ा दिया है, तो एक साइड ले लो पहले आप, एक ये साइड थी और इसमें 200% ऑफ a, तो क्या हो जाएगा a + 2/100 इंटू a मीन्स ये कट गया है ना, ये a ही है, ठीक। 200% से इंक्रीज कर दिया और परसेंटेज इंटू 100 कैंसिल, तो मतलब 3a आ गया। तो एक साइड अब क्या बन चुकी है 3a, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी 3b, 3c, ये दीज आर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, न्यू साइड्स जब आपने इंक्रीज कर दिया। अब देखना एरिया पे क्या फ़र्क होगा, राइट। सो s क्या हो जाएगा इस केस में 3a + 3b + 3c डिवाइड बाई 2, और ये s डैश मान लो क्योंकि ये वाला s है। सो s डैश इज इक्वल टू 6 एंड सो देखें यहाँ पर 3a + 3b, तो 3, तो इसमें तो ऐड नहीं होगा, यही आएगा, राइट। अब आप देखिए एरिया हम कैसे निकालेंगे, स्पेस, यस, एरिया हमारा क्या होता है, एरिया इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, रूट ब्रैकेट में देखें s, s - a, s - b और s - c, ये होता है हमारा एरिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर अब आपको हर जगह s डैश, s डैश, s डैश और s डैश को यूज़ करना होगा, ठीक, ठीक है, क्योंकि आपका 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया ना, बेसिकली 3 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा a + b + c डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ से देखें जो s डैश है वो 3 टाइम्स ऑफ s है। अब यहाँ पर रखें 3s - 3a क्योंकि साइड ये है, एंड 3s - 3b एंड 3s - 3c, ठीक। कितने 3 यहाँ से निकल के आएंगे देखना, ये जो हमारा एरिया है नया वाला, उसके अंदर रूट में देखें बाहर निकालें आप 3, कितने 3 है यहाँ पर, एक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन, हाउ मेनी 3 आर देयर 4, 3 टू द पावर 4। अब क्या बच रहा है वहाँ पर s, s - a, s - b एंड s - c। सो जो नया एरिया है वो क्या आया 3 स्क्वायर और पुराना ये सेम है, ठीक। तो नया जो एरिया है वो 9 और ये एरिया आ गया नया वाला एरिया, राइट। तो अब क्वेश्चन है कितना परसेंटेज से चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ 9 टाइम्स हो गया, वो 9 ये एरिया का सिंबल मान लीजिए, और पहले ये था डिवाइड बाई दिस इंटू 100, ठीक है। तो 800% से चेंज हो गया, 800% विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76, इसमें देखो कि क्या है, रीड इट आउट। सेलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो दूसरे नंबर से डिफ़र है। आपको देखना है कि किसी भी ऐसा नंबर, कोई एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा अदर नंबर से। सो देखो 202, 404, 606, अगर मैं देखूँ डायरेक्टली तो यही केवल ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, मतलब इनके नंबरों का सम आप करेंगे, मतलब डिजिट्स का,
सो देखो ये क्या आ गया 12, तो 12 को 3 से डिवाइड करो तो 4, यस दिस नंबर इज कम्प्लीटली 606 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 सॉरी 3 एंड अदर नंबर आर नॉट डिविजिबल। ओके, सो यही केवल ऐसा नंबर है जो डिफर है, और रेस्ट जितने नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द लाइक्लीहुड ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिए गए साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष की संभावना का मूल्यांकन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग। आगात में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडक्टिव रीजनिंग का हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे कंक्लूजन्स हैं, जो भी हमारे साक्ष्य हैं, उसके आधार पर रिजल्ट निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सेट पे बेस्ड है, सेट पे बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा सेट के लिए कि देखिए इधर मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों को ऐड करके। तो ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कोई भी दो सेट हैं, सो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, कोई बी सेट है, बी में कोई नंबर है, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, जो उन दोनों में जो कॉमन है, मतलब जो ए का पार्ट है वो आपने माइनस कर दिया, तो यही हुआ ना बी माइनस ए। ठीक, अगर आप सेट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो कॉमन है, तो बी के पास जो नंबर है वो तो है ही, वही कॉमन होगा जो बी के पास भी और ए के पास भी है, तो ए वाला नंबर हटा दो, तो मतलब ए वाला माइनस कर दो, बी माइनस ए। द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस इज बी माइनस ए। नाउ क्वेश्चन, जॉन इज टॉलर दैन मारिया। तो जॉन इज टॉलर दैन मारिया बट नॉट एज टॉल एज केल्विन। ठीक, बट उतना टॉल नहीं है जितना केल्विन, तो मतलब केल्विन ज़्यादा हो गया। केल्विन इज टॉलर दैन लॉरा, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज एलेक्स, तो एलेक्स ज़्यादा हो गया। अब अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो अगर आप दोनों को मिला के बनाएंगे तो एलेक्स ही सबसे ज़्यादा है, देन केल्विन आएंगे। सो हु इज़ द टॉलेस्ट, तो एलेक्स इज द टॉलेस्ट। Which type of decision maker emphasizes quick decision and clear straightforward solutions? किस प्रकार के निर्णय निर्माता त्वरित निर्णय और स्पष्ट सीधे समाधान पर जोर करते हैं? बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा ये। किस प्रकार के निर्णय निर्माता त्वरित मतलब क्विक एक्शन, क्विक रिजल्ट, क्विक नॉट रिजल्ट, क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन पे वर्क करते हैं, दैट इज द निर्देशात्मक मतलब डायरेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 80, how many times does the digit 0 appear when writing all the numbers from 1 to 100? जब आप 1 से 200 तक नंबर लिखते हैं तो आपको ये बताना है 0 कितनी बार आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए टेंस पे कौन से डिजिट्स हैं, वंस पे कौन से डिजिट्स हैं, तो आपको बताना 0 वंस पे कितनी बार आता है और टेंस पे कितनी बार आता है। क्योंकि 100 पे तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि आपको कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, 1 to 200। सो मतलब अगर आप 3 डिजिट नंबर की बात करें, 3 डिजिट नंबर की बात, तो यहाँ पर तो 0 कभी आ ही नहीं सकता, वरना 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो अब हमारे पास केवल 2 डिजिट नंबर की स्टोरी है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर ही बनेंगे, और अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई और नंबर आ सकता है, बट 0 मतलब 100 प्लेस पे नहीं आएगा, राइट। 2 डिजिट पे भी आएगा और 3 डिजिट पे भी आएगा, देखते हैं किस तरह से आता है। तो पहले हम यूनिट डिजिट को काउंट कर लेते हैं, यूनिट डिजिट पे कब कब 0 आएगा। ओके, तो जैसे 10 है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स यूनिट डिजिट पर 0 कितनी बार आया, 3 3 6 9, 9 टाइम्स तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, 9 टाइम्स यूनिट डिजिट पर यूनिट डिजिट पे आया। ठीक ठीक, अब ये तो हो गया 90, 90 के बाद क्या आएगा, 100, 100 का भी अभी हम काउंट करेंगे। 100 को आप अलग रख दीजिए। अब 100 के बाद कब यूनिट डिजिट पे आ सकता है, 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160,
170, 180, 190 के बाद 200 को भी अलग उठा के रख दीजिए, इसको हम अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी 9 टाइम्स आ गया यूनिट डिजिट पे। देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, बस इसके अलावा नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट के पहले हम 0 देख लेते हैं, 0 यूनिट डिजिट पे कब कब आ रहा है, फिर हम देखेंगे 0 टेंस डिजिट पे कब कब आ रहा है। तो दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि 100 डिजिट पे तो आएगा नहीं। तो यूनिट कितनी बार आया, 0 यूनिट प्लेस पर 0 कितनी बार आया, 9, ये वाला 9 और ये वाला 9, 9 और एक बार 100 पे, एक बार 200 पे, तो 2, तो कितना आ गया 21। तो 21 तो यूनिट प्लेस हो गया। अब आप देखिए टेंस पे कब कब आता है 0, क्योंकि आपको तो 0 हर जगह के लेने हैं ना। तो टेंस पे देखिए कब कब आता है, 101, ठीक, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ठीक। तो ये कितना होगा 9 टाइम्स, ठीक, ये हो गया टेंस। और एक बार यहाँ पर भी तो आया टेंस पे और यहाँ पर भी, तो 9 + 2 मतलब 11, ठीक, ये हो गया, ये 20 हुआ, 9, 18, 18, 2, 20, ये 11। तो टोटल टाइम्स 0 कितनी बार आया, 20 यूनिट प्लेस पे और 11 टेंस प्लेस पे, मतलब 31 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए 81, क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या बोल रहा है, चूज द ऑड पेयर्स। आपको बताना ऑड पेयर्स, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। विषम युग्म चुनिए। तो गति का जो यूनिट होता है जिसमें आप गति को कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड, ये सब होता है। समय को स्टॉप वॉच, तापमान को सेल्सियस, द्रव्यमान को, ये भी सही है, यूनिट है ये भी, बट ये नहीं है। समय को आप सेकेंड में करेंगे ना, आप मिनट में करेंगे, आर में। स्टॉप वॉच तो एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस, कि ये ऑड है। नाउ दूसरा देखिए, स्फेयर। आपको अब कुछ, जैसे ये हमारा क्वेश्चन ना उसका है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 4/3 πr क्यूब। हमेशा क्यूब होगा वॉल्यूम में, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं। एरिया क्या होता है, 4 πr²। तो आपको ये पता होना कोन का एरिया क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड का, इनके सबके बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो अ स्फेयर ऑफ रेडियस r हैज़ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द कोन। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो मान लीजिए r रेडियस है, तो 4/3 πr³ ये हो गया हमारा स्फेयर का। और किसके इक्वल है, कोन के। तो कोन का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 πr²h। सेम अगर रेडियस है और सेम हाइट है, पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल। सो हमारा r², यहाँ पे क्या बचा, 4r = h। सो क्वेश्चन क्या था, सर्कल रेडियस r, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन विल बी द 4r, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 3 धातु के घन जिनके किनारे क्रमशः, धातु के घन, ये घन है मतलब क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है। केवल भुजा पता होनी चाहिए, तो आप घन का वॉल्यूम बता सकते हैं, आयतन बता सकते हैं, भुजा का क्यूब होता है, ठीक। तो अब आप देखिए 3 धातु के घन है जिनके किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उन्हें पिघला कर, तो मतलब 3 छोटे छोटे क्यूब को आपने पिघला करके क्या बनाया, एक बड़ा घन बनाया, तो उसकी भुजा क्या होगी। तो तीनों का वॉल्यूम जो होगा इस बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक। तो इस तीनों का भुजा दी हुई है, तो 6 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 10 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, बड़े का मान लीजिए z भुजा है, एक साइड का भुजा z है, तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो z विल भी क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ दिस 6 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 10 का होल क्यूब। जब सॉल्व करेंगे तो 12 क्यूब का आएगा, तो ये 12। सो एक बड़े की भुजा क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 ब्लैक। एक कोई बैग है, एक कोई ऐसा बैग है जिसमें ब्लैक बॉल्स हैं, कितनी है 4, एंड 5 रेड बॉल्स, और कुछ रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। इफ 3 बॉल्स फ्रॉम द बैग आर चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द चांस ऑफ दे आर ऑल ब्लैक, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो आपको क्या करना है कि 3 ब्लैक लेनी है, ठीक है। व्हाट इज द चांस दैट दे आर ऑल ब्लैक, और आपको सेलेक्ट कितनी करनी है, 3।
ठीक। और ब्लैक हमारे पास हैं कितनी 4, तो 4c3 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है 9c3, ठीक 9 में से भी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1/21। इसको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है NCR का, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, उसके फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको फॉर्मूले हर चैप्टर के, हर कॉन्सेप्ट के पता होने चाहिए, हर टॉपिक के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको केवल फॉर्मूले ही सही से आते हैं तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर प्रॉपरली। बहुत ईजी पेपर आता है और पेपर भी बहुत पास में है, तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर UPPCS एज वेल। सो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12, ठीक है, स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर है उसकी। इफ द स्ट्रीम इज, और स्ट्रीम की क्या स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, दिस एंड दैट। अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर गोइंग अप स्ट्रीम, आपको पता होना चाहिए अप स्ट्रीम में क्या होता है एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। अप स्ट्रीम में हमेशा मतलब स्पीड माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम में हमेशा एड ऑन। सो क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज गिवन अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। ओके, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम में, ठीक। तो देखें इधर, सो 8 और स्पीड ऑफ बोट कितनी है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है 12 माइनस 2 है ना। सो 12 माइनस 2 मीन्स 8/10, और इसको ये किस में आएगा, ये R में आ जाएगा क्योंकि आपको टाइम बताना है। सो यहाँ पर देखो 8/10 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आंसर शायद मिनट्स में है, आपको टाइम बताना था ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 8, ओके 8 किलोमीटर था ना, ठीक। और स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेवेंट स्पीड क्या हो जाएगी जितनी बोट की और स्टिल वाटर में जितनी है, तो 12 माइनस 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 48 मिनट्स। 48 मिनट कोई ऑप्शन इज देयर, 1 आवर सब 1 आवर से ज़्यादा है, तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, इन हाउ मेनी वेज कैन राम सेलेक्ट अ वोवेल एंड अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द, आपको पता है ना वोवेल क्या होते हैं AIOU और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हमारे रेस्ट ऑफ द अल्फाबेटिकल, ठीक। सो हिंदी में पढ़े, राम कितने तरीके से इलाहाबाद अक्षर से एक स्वर और एक व्यंजन चुन सकता है। ओके, सो इलाहाबाद में देखें कितने हमारे वॉवेल्स हैं, तो केवल एक ही है, और कॉन्सोनेंट्स हमारे इधर हैं 2 3 4, ठीक ऐसे। सो आपको क्या करना है, कंडीशन के हाउ मेनी वेज कैन राम चूज वॉवेल एंड अ कॉन्सोनेंट, तो हमारे वॉवेल हैं कितने 4, मतलब 1 1 2 3 4, बट ए है, तो आप इससे कैसे बना सकते हैं, देखें AH AB AD AL 4 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, उसको सॉल्व करें। राहुल ब्रॉट सम स्वीट्स ऑन हिज 21st बर्थडे, ही ऑफर्ड 1 लेस दैन द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेट, ठीक है। आप मान लीजिए X स्वीट्स उसने खरीदी, 1 लेस देन, यहीं से सॉल्व करते चलते हैं, 1 लेस देन द हाफ ऑफ द टोटल। हाफ ऑफ द टोटल क्या हो जाएगा ये, और 1 लेस देन मतलब ये, इसको सॉल्व कर लो। सो क्या आया x/2 + 1, इसने इतना क्या किया है, टेम्पल नियर द हाउस, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट, ऑफर किया है, तो ये टेम्पल पे किया है, ठीक। नाउ ही ऑल्सो गेव 1 स्वीट ईच टू 3 बेगर्स, तो जब इसमें 3 बेगर्स को एक एक स्वीट देगा तो कितना माइनस हो जाएगा, -3, मतलब x/2 -2 बचेगा। ये है बेगर के बाद की स्टोरी, है, इतना उसके पास बचा है। ही ऑल्सो गेव 1 स्वीट, इतना हो गया शिफ्टिंग टेम्पल पे। ऑन द वे बैक टू होम ही स्टॉप्ड अ बिग ग्रुप ऑफ पुअर चिल्ड्रेन एंड गेव देम हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट, तो इतना लेफ्ट था ना, देखो यहाँ पर इसका हाफ लेफ्ट विद हिम, सो इसको हाफ कर लीजिए, देखो तो इसको क्या होगा, x - 4 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा हमारा, ठीक। तो इसको और कर लीजिए,
x/4 - 1, ये आया, इतना समझ में आ गया, x/4 - 1। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। आफ्टर रीचिंग होम ही स्टार्टेड ऑफ द रिमेनिंग 2 पीसेस ऑफ स्वीट्स विद हिज यंगर ब्रदर। जब वो घर पहुंच रहा है तो उसने 2 स्वीट्स किसको दे दिया, यंगर ब्रदर को। सो अब आप देख लो x/4 और 2 स्वीट्स कम कर दो और 1 उसको अपोजिट ले जाओ तो 1। सो x/4 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 12 स्वीट्स उसके पास बचा। हाउ मेनी स्वीट्स डिड ही ओरिजिनली हैड, सो उसके पास स्टार्टिंग में बचा नहीं, उसके स्टार्टिंग में कितना 12 कितना था स्वीट 12। और हाउ मेनी स्वीट्स डिड ही ऑफर्ड इन द टेम्पल, टेम्पल में उसने कितना ऑफर किया, टेम्पल में उसने कितना ऑफर किया, सो 5। नाउ नेक्स्ट 89। Communication on that often involves non-verbal cues and underlying messages is known as, संचार जिसमें प्रायः गैर मौखिक संकेत और अंतर्निहित संदेश प्रयुक्त होते हैं उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष संचार, मेटा संचार, अनौपचारिक संचार एंड औपचारिक संचार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कम्युनिकेशन दैट ऑफन इन्वॉल्व्स नॉन वर्बल, जिसमें भी नॉन वर्बल क्यूज इन्वॉल्व होते हैं एंड तो उसको मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, नॉन वर्बल। क्वेश्चन नंबर 90, इन अ डेटा सेट इफ द मीन इज ग्रेटर दैन द मीडियन, which of the following is likely true about the distribution? The distribution is perfectly symmetric, no. The distribution is squared to the left, no. The distribution is squared to the right, yes, it is the correct। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर मीन की वैल्यू मीडियन से ज़्यादा होती है तो राइट की तरफ थोड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 91, which measure of the central tendency is most affected by the extreme values? Mean। Question number 92, which of the following data types is best suited for the creating a histogram? Qualitative data, quantitative data, quantitative continuously data। हिंदी में आयत चित्र हिस्टोग्राम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? गुणात्मक, मात्रात्मक, निरंतर डेटा। So which will be your best answer? 92. Question number 92. Creating a histogram, so we need a quantitative data, but continuous quantitative data is required. This option will be correct. Arrange the following steps in the process of the conducting an experiment: formulating hypothesis, then designing, collecting, analyzing and reporting। Yes, it is already in sequence। So 1 2 3 4, सबसे पहले आप फॉर्मुलेट करते हैं and then आप डिज़ाइन करते हैं, then कलेक्ट करते हैं, then analytical and then reporting। So here A option will be correct। Question number 94, what is the primary effect of using the representativeness heuristics in decision making? निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व परक अनुमानी का उपयोग करने का प्राथमिक प्रभाव क्या है? दुर्लभ घटनाओं की आवृत्ति का अधिक आकलन करना, प्रोटोटाइप से इसकी समानता के आधार पर किसी घटना की संभावना का गलत आकलन करना, निर्णय लेने के लिए हाल के अनुभवों पर निर्भर करना और व्यक्तिगत उपाख्यानों के पक्ष में सांख्यिकीय जानकारी की अनदेखी करना। Give this answer question number 94। What is the primary effect of using the representativeness heuristic? ये misjudging the probability। ठीक है, B option will be correct। 95। Given below are the two statements, one is labeled as a statement and other reason है। आपको बताना है कि जो statement mention है उसके पीछे जो reason दिया है क्या वो उसको support करता है या नहीं। So statement क्या है? Active listening involves giving the speaker your full attention and interrupting them। And reason क्या है? Interrupting the speaker can help is clarifying doubts and immediately and ensures the better understanding। No,
यहाँ पर आर एस इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। हिंदी में देख लीजिए कि सक्रिय सुनने के अंतर्गत श्रोता को वक्ता की ओर अपना पूरा ध्यान देना और उसे बाधित नहीं करना शामिल है। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वक्ता को बाधित करने से संदेह और तुरंत स्पष्ट करने में मदद मिल जा सकती है और बेहतर, ये गलत है। ठीक है, सो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? एस इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या कहा गया है? who has characterized management as a social process involving responsibility for economical and effective planning. So economical and effective planning and social process involving in this, the Henry Fayol is the statement based question and direct question. Question number 97. Which method involves using simulation or models to predict future outcomes and guide decision making? So देखें, भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने के लिए सिमुलेशन या मॉडल का उपयोग करने वाली कौन सी विधि शामिल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, गिव दिस आंसर। Which method involves using simulation or models to predict the future? To predict the future, so predictive analysis, ये नाम से ही क्लियर है, predict the future। पूर्वानुमान विश्लेषण, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 98 अगेन, what method is effective for improving clarity in written communication? सो रिटन कम्युनिकेशन को आप और ज़्यादा प्रभावी कैसे बना सकते हैं? हिंदी में देखें, लिखित संचार में स्पष्टता में सुधार के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? अगर आपने कुछ रिटन में किया है तो आप किस तरह से, किस विधि का यूज़ करके उसको और ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स प्रभावी बना सकते हैं? तो बार बार प्रूफ रीड करके। ओके, सो प्रूफ रीड मीन्स where it is mentioned by proofreading and revising the content. This is the correct answer. B option will be correct for question number 98. 99. Which psychological barrier can lead to defensiveness when receiving feedback and potentially resulting in misunderstanding the message? So हिंदी में देखिए, कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा फीडबैक प्राप्त करते समय रक्षात्मक की ओर ले जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप संदेश को गलत तरीके से समझने की संभावना हो सकती है? तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, नॉट चिंता, नॉट अति आत्मविश्वास, अहंकार, रक्षा तंत्र, मीन्स ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, what term is used to describe a problem solving method where solutions are iteratively tested and refined based on the user feedback and result? समस्या समाधान विधि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किसी भी समस्या का समाधान विधि जो है का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? एजाइल डेवलपमेंट। एजाइल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द समस्या समाधान, so its answer will be A. So thank you all, do hard work and revise more and more concepts. Thank you.